हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम जो है कंक्लूजन ऑफ रेले जीन्स लॉ देखेंगे। रेले जीन्स लॉ से हमें क्या मिला, हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूड किया। According to Rayleigh-Jean's law, as the frequency of radiation tends to infinity, the spectral energy density must also tend to infinity. रेले जीन्स लॉ के मुताबिक जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होती है तो जो है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी भी इन्फिनिटी होती है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जब इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाती है। But in reality, as the frequency increase, spectral energy density decreases. लेकिन रियलिटी में एक्चुअली क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। Thus, Rayleigh-Jean's law agrees with experimental results at low frequencies but strongly disagrees at high frequencies. This inconsistency between observations and the predictions of classical physics is commonly known as ultraviolet catastrophe. तो जो Rayleigh-Jean's law है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वैलिड नहीं होता है, उसी को कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। यहाँ पे फिगर में दिया है जो क्लासिकल है उसमें जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो ये जो कर्व है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी है रेले जीन्स लॉ के मुताबिक, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक। लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स है उसके मुताबिक जो है वो डिक्रीज होता है जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद आता है प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ में आता है प्लैंक्स हाइपोथेसिस। This failure of classical theory, Rayleigh-Jean's law, led Max Planck to develop a law known as Planck's law for the study of black body radiation. और ये जो फेलियर हुआ रेले जीन्स लॉ का, जो काम नहीं आया बहुत जब फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती थी, उसकी वजह से जो प्लैंक है उसने एक नया लॉ बनाया, एक लॉ बनाया जिसको कहते हैं प्लैंक्स लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करने के लिए। He put forward the following assumptions, Planck's hypothesis, to derive the black body radiation formula. और उसने ये assumptions किया, जो नीचे दिया है दो assumptions, वो किया जिसको कहते हैं Planck's hypothesis black body radiation formula निकालने के लिए। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंटेन इन्फिनिट नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके अंदर बहुत सारे इन्फिनिट, जिसको हम गिन नहीं सकते, उतने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होता है। ईच ऑसिलेटर हैव इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और हर ऑसिलेटर्स का खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स कंडीशन को जो ऑसिलेटर फॉलो करता है, यानी कि जिसका रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। ब्लैक बॉडी डज नॉट इमिट और अब्सॉर्ब रेडिएशन कंटिन्यूअसली बट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, where h is Planck's constant and nu is the frequency of radiation. ब्लैक बॉडी ना तो रेडिएशन जो है कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब करता है और ना ही कंटिन्यूअसली इमिट करता है, यानी कि वो जो है कंटिन्यूअसली रेडिएशन नहीं अब्सॉर्ब करता है या इमिट करता है, बल्कि वो एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, जो रेडिएशन वो अब्सॉर्ब करता है या इमिट करता है वो एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी कि एच न्यू को जब हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर आता है, जहाँ पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का। यानी कि वो जो है E इज इक्वल टू एन एच न्यू के फॉर्म में रेडिएशन को अब्सॉर्ब या इमिट करता है, कंटिन्यूअसली नहीं करता। एन जो है वो इंटीजर है,
Thus, according to Planck, black body emit radiation in form of पैकेट्स। तो प्लैंक के मुताबिक जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन को पैकेट्स के फॉर्म में क्या करता है, इमिट करता है। ई रेज टू पावर एच न्यू पैकेट के फॉर्म में इमिट करता है, कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करता। तो प्लैंक ने दो हाइपोथेसिस दिया था। पहला ये है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है हर ऑसिलेटर का। और दूसरा, वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन को इमिट या अब्सॉर्ब नहीं करता, इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच न्यू का। यानी कि एच न्यू को जब हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे उस फॉर्म में वो जो है रेडिएशन को इमिट या अब्सॉर्ब करेगा, यानी कि पैकेट के फॉर्म में इमिट या अब्सॉर्ब करेगा। उसके बाद आता है प्लैंक्स लॉ का डेरिवेशन, जो कि यहाँ पे दिया है। Let E be the total energy of the oscillators and N be the total number of oscillators in a chamber. हमें कंसिडर करना है जो E है वो टोटल एनर्जी है ऑसिलेटर्स का, जितने भी ऑसिलेटर्स है उन सारे ऑसिलेटर्स का एनर्जी है टोटल, और N जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है किसी चेम्बर के अंदर, ब्लैक बॉडी चेम्बर के अंदर। Then the average energy of the oscillators is, तो जो एवरेज एनर्जी है उसको हम E बार से डिनोट करते हैं, और वो बराबर आएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, यानी कि E डिवाइडेड बाय N, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। If the number of oscillators corresponding to energy 0, epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, n epsilon be n0, n1, n2, n3, nn respectively, तो हम कंसिडर करते हैं कि जो n0 नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है उसका एनर्जी है 0, और n1 नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है जिसका एनर्जी है एप्सिलन, n2 नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है जिसका एनर्जी है 2 एप्सिलन, और n3 नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है जिसका एनर्जी है 3 एप्सिलन, n नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है जिसका एनर्जी है n एप्सिलन। According to Maxwell-Boltzmann distribution, the relative probability of an oscillator having energy epsilon is equal to h nu at temperature T is directly proportional to e raised to power minus h nu divided by kT. Maxwell-Boltzmann distribution के मुताबिक जो प्रोबेबिलिटी है ऑसिलेटर का जिसका एनर्जी एप्सिलन है, और एप्सिलन जो है वो एच न्यू के बराबर होता है टेम्परेचर टी पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। और अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मैथमेटिकली कंसिडर करेंगे तो एन बराबर आता है एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी is equal to n naught e raised to power minus n epsilon upon kt, क्योंकि हमें पता है जो h न्यू है वो एप्सिलन के बराबर होता है, तो यहाँ पे वही किया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है ऑसिलेटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e रेज टू पावर माइनस n एप्सिलन, यहाँ पे एनर्जी जो है वो n एप्सिलन है डिवाइडेड बाय के टी के, और यहाँ पे जो एन नॉट है वो कांस्टेंट है। तो ये है मैथमेटिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द जीरोथ स्टेट इज एन नोट, एंड अगर हम कंसिडर करेंगे जो जीरोथ स्टेट है उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स एन नोट है, तो यहाँ पे एन की जगह पे 0 पुट करके हमें इस फॉर्मूले में निकालना है उसको। एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई के टी आएगा, एंड हमें पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो है वो होता है 1, तो आएगा एन नॉट इंटू 1 विच इज इक्वल टू एन नॉट। सिमिलरली n1 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे n के जगह पे 1 पुट करना है
यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं n के जगह पे 1, तो आएगा n1 इज इक्वल टू n नॉट ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी। और उसी तरीके से n2 के लिए हमें यहाँ पे 2 पुट करना है, तो हमारा फॉर्मूला आएगा n2 इज इक्वल टू n नॉट ई रेस टू पावर माइनस 2 एप्सिलन अपॉन के टी। और यही चीज़ जो है वो कंटिन्यू होगा, एंड n जो है वो यही फॉर्मूला है। तो फिर उसके बाद हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आर गिवन बाय, जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है वो यहाँ पे दिया है। हमें पता है जो n है वो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है, वो बराबर आएगा नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन जीरोथ स्टेट प्लस नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन फर्स्ट स्टेट, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन सेकेंड स्टेट प्लस नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन n स्टेट प्लस सो ऑन। और यहाँ पे हमें पता है जो n1 है वो बराबर आता है n नॉट ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी, यहाँ पे पुट किया है। और जो n2 है वो बराबर आता है n नॉट ई रेस टू पावर माइनस 2 एप्सिलन अपॉन के टी प्लस सो ऑन। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो n नॉट है वो हर टर्म के साथ प्रेजेंट है, तो हम n नॉट जो है उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2 एप्सिलन अपॉन के टी प्लस सो ऑन। लेट ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी इज इक्वल टू एक्स। और हमें यहाँ पे कंसिडर करना है जो ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी है वो एक्स के बराबर है, तो उसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी की जगह पे एक्स, तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू n नॉट 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया है x और x स्क्वायर। यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी जो है वो क्या है, x है, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हो जाएगा x स्क्वायर। और सिमिलरली कंटिन्यू होगा यही चीज़, और ये है इक्वेशन नंबर 3। Now 1 plus x square plus so on is equal to 1 divided by 1 minus x। ये जो 1 plus x square plus so on जो है वो infinite geometric series है। क्या है, इन्फिनिट जेमेट्रिक सीरीज है, तो इस पे इन्फिनिट जेमेट्रिक सीरीज के समेशन का सम का फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला पुट करके हमें आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। Therefore n is equal to n naught into 1 divided by 1 minus x। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में हमने n निकाला था, तो ये इसका फॉर्मूला हमें पता है जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, वही हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, जिसको हम n नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, और जिसको हम n नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी भी लिख सकते हैं। तो ये है नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो कि है इक्वेशन नंबर 4। फिर उसके बाद हमें निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ ऑल n ऑसिलेटर्स, जितने भी n ऑसिलेटर्स है उसका टोटल एनर्जी, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, वो बराबर आएगा नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन जीरो स्टेट इनटू उसका एनर्जी जो कि 0 है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन फर्स्ट स्टेट इनटू उसका एनर्जी जो कि एप्सिलन है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन सेकेंड स्टेट इनटू उसका एनर्जी जो कि 2 एप्सिलन है, और उन सारों को हमें सम करना है एंड सो ऑन। हमें पता है जो 0 इंटू n नॉट है वो 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एप्सिलन n1 प्लस 2 एप्सिलन n2 प्लस 3 एप्सिलन n3 प्लस सो ऑन, ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पे जो है एप्सिलन हर टर्म के साथ प्रेजेंट होगा, तो हम एप्सिलन को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा n1 प्लस 2n2 प्लस 3n3 प्लस सो ऑन। और हमें पता है जो n1 है वो n नॉट ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके, और n2 जो है वो n नॉट ई रेस टू पावर माइनस 2 एप्सिलन अपॉन के टी होता है। 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 2 इंटू में आएगा,
और सो ऑन। और इसमें हर टर्म के साथ जो है वो एन नॉट प्रेजेंट है, तो एन नॉट भी कॉमन बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी प्लस 2 ई रेज टू पावर माइनस 2 एप्सिलन अपॉन के टी प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे हमें पुट करना है जैसे कि हमने ऊपर किया था, ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी के जगह पे एक्स, एंड एक्स पुट करेंगे जो ऊपर इक्वेशन है वो बन जाएगा ई इज इक्वल टू एन नॉट एप्सिलन एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन। और यहाँ पे x जो है वो हर टर्म के साथ प्रेजेंट होगा, तो x को हमें कॉमन निकालना है बाहर, अंदर बचेगा 1 प्लस 2x प्लस सो ऑन। और हमें 1 प्लस 2x प्लस सो ऑन को z पुट करना है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हमें z पुट करना है, तो e आ जाएगा n नॉट एप्सिलन x z। तो हमने जो है e को कंसिडर किया n नॉट एप्सिलन x z, z बराबर होता है 1 प्लस 2x प्लस सो ऑन, हमने पहले किया था। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 6 बाय x, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है उसकी साइड दोनों को हमें x से इंटू करना है, तो आएगा zx इज इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, जो कि इक्वेशन नंबर 7 है। Subtracting equation number 7 from equation number 6 we get equation number 7 को equation number 6 में से subtract करना है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा z माइनस जेड एक्स, और z को कॉमन निकाला है तो आएगा 1 माइनस एक्स इंटू जेड, और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पहले इक्वेशन नंबर 6 माइनस इक्वेशन नंबर 7 को ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पे 1 है तो 1 नीचे आएगा, 2x माइनस एक्स करेंगे तो x आएगा, और उसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस सो ऑन आएगा। एंड हमें पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, और उसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, तो z आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस एक्स है नीचे है, तो z जब हम निकालेंगे तो ये नीचे आएगा, हो जाएगा स्क्वायर। और हमें पता है जो x है उसके जगह पे हम जो है ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी जो है पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, जो एनर्जी का इक्वेशन था, जो इक्वेशन नंबर 5 है उस पर हमें z का वैल्यू पुट करना है। हमें पता है जो एनर्जी है वो बराबर था n नॉट एप्सिलन x इंटू जेड के बराबर, और यहाँ पे z की जगह पे हमें उसका वैल्यू पुट करना है जो है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी का होल स्क्वायर, तो हमें मिल गया एनर्जी। फिर उसके बाद क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ E एंड N इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने निकाला था एवरेज एनर्जी, जो कि आता था टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, तो हमने टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स भी निकाला है और टोटल एनर्जी भी निकाला है, जो कि ऊपर ही दिया है। उन दोनों का वैल्यू हमें फर्स्ट में पुट करना है, एवरेज एनर्जी निकालना है। यहाँ पे हमने एनर्जी का वैल्यू पुट किया, इनटू करना है, और जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है उसको हमें उल्टा लिखना है, एक n नॉट नीचे है एक ऊपर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस ई रेज टू पावर एप्सिलन अपॉन के टी ऊपर और नीचे दोनों है, नीचे 2 है तो 1 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे ऊपर जो एवरेज एनर्जी है वो दिया है, एवरेज एनर्जी जो है वो एप्सिलन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी होता है, और हमें पता है जो एप्सिलन है वो एच न्यू के बराबर आता है, और जो एक्स है वो है ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के टी, तो उसका वैल्यू जो है हमें यहाँ पे पुट करना है एवरेज एनर्जी पे। तो यहाँ पे जो है एप्सिलन की जगह पे हमने एच न्यू पुट किया है, और एक्स के जगह पे ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी पुट किया है, और यहाँ पे माइनस एप्सिलन के जगह पे
माइनस एच न्यू जो है वो पुट किया है, क्योंकि वो इक्वल है तो हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एवरेज एनर्जी हमें मिला है, और ये जो एवरेज एनर्जी है उसको हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी से, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी से। एंड जब हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एच न्यू ई रेस टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था। और नीचे आएगा 1 इंटू ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी, जो कि ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी के बराबर होगा, और ई रेस टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी। एंड यहाँ पे जो है ये दोनों कैंसिल होगा, एक पॉजिटिव में दूसरा नेगेटिव में है, और नीचे जो है ये दोनों कैंसिल होगा, तो बचेगा एच न्यू डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हुआ है, उसकी जगह पे आएगा 1। विच इज़ द एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, और ये जो एवरेज है वो एवरेज एनर्जी है पर ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर का, एंड सो पर स्टैंडिंग वेव इन द कैविटी, तो एक स्टैंडिंग वेव का जो कि कैविटी के अंदर है। अब जो कैविटी है उसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव तो होगा नहीं, उसके अंदर बहुत सारे स्टैंडिंग वेव होगा, बहुत सारे ऑसिलेटर्स जो है होगा। तो इसके लिए हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव फ्रॉम न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स है। 8 पाई डिवाइडेड बाई सी क्यूब वी न्यू स्क्वायर डी न्यू, और ये जो है डिराइव करके निकाला है ये फॉर्मूला, जो कि है 8 पाई जो कि कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई सी क्यूब, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्यूब वो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम न्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डी न्यू। नाउ इतने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स होगा, इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होगा चैम्बर के अंदर, तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इनटू इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे दिया है एच न्यू ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाई सी क्यूब। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है V है, यहाँ पे जो V है वो डिसअपियर हुआ है, और ये जो वॉल्यूम है उसके डिसअपियर होने का रीज़न क्या है, जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे तो सिर्फ एवरेज एनर्जी था, यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिखा है, तो नीचे एक वॉल्यूम आएगा, ऊपर इस टर्म के साथ वॉल्यूम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू दिस, ये है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। एंड अगर हम इसको प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पता करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमें पुट करना है c डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पे जो डी न्यू है उसके जगह पे हमें इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके जो भी वैल्यू आता है उसे पुट करना है। यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज देन एच न्यू इज मच ग्रेटर देन के टी, जो फ्रीक्वेंसी है जब बहुत बड़ा होगा तो जो एच न्यू वाला टर्म है यहाँ पे वो मच ग्रेटर होगा के टी से, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी को जाएगा तो यू न्यू डी न्यू जो है वो ज़ीरो को जाएगा। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी में जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी को जाता था, तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी इन्फिनिटी को जाता था, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। लेकिन इस केस में ये जो है ज़ीरो को जाएगा, इन्फिनिटी को नहीं, मतलब कि इसमें जो है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी नहीं होगा, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो को जाएगा, यानी कि इसमें अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी नहीं होगा।
अब यहाँ पे जो u न्यू डी न्यू है वो ज़ीरो को कैसे जाएगा, यहाँ पे e⁻h⁻ है। न्यू जब इन्फिनिटी होगा इस वाले टर्म को हम कंसिडर करते हैं तो आ जाएगा h न्यू डिवाइडेड बाई e⁻∞, क्योंकि न्यू इन्फिनिटी है, h इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई kt जो है वो इन्फिनिटी आएगा -1। एनीथिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, किसी का भी पावर इन्फिनाइट हम करेंगे तो वो इन्फिनाइट ही होगा, -1 आ जाएगा। तो h न्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी -1। अब इन्फिनिटी में से अगर हम एक निकाल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी ही बचेगा, लेकिन एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो आता है। तो ये जो टर्म है u न्यू डी न्यू वो ज़ीरो की तरफ जाएगा जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगा।